आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के अलावा यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए यह अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी, क्योंकि हिंदी साहित्य में अक्सर पूछे जाने वाले प्रमुख कथनों के पर आधारित यह वीडियो का 9वां भाग होगा। और इससे पूर्व हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह गारसा दत्तासी का कथन था और पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो साथियों, आज की पाठचर्या को आगे बढ़ाया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला कथन साथियों है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है साथियों। और अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भाषाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। और यह कथन है राम कुमार वर्मा जी का। अगला कथन है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद शर्मा गुलेरी जी का है। अगला कथन कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और पृथ्वीराज रासो को ट्रेजेडी कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्ध साहित्य के संदर्भ में। अगला कथन, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। और यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है साथियों कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्त मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य के 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला कथन साथियों की कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन साथियों कि उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। रहीम दास के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। लेकिन इसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। और यह कथन है भक्ति काल के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है साथियों की कबीर की निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफी कवियों का प्रेम तत्व है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि शब्दों को जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। और यह कथन है श्याम सुंदर दास का। अगला कथन है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है।
प्रतिभा उनमें प्रकृति, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ऐश्वरवादी। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन साथियों कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के नाम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन साथियों कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला कथन कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। यह जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का कथन है। अगला कथन है यह यानी तुलसीदास एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। यानी आचार्य शुक्ल ने कहा तुलसीदास के संदर्भ में कि केवल तुलसीदास ही एक कवि को अगर पढ़ लिया जाए तो हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए यह काफी सिद्ध होंगे। अगला कथन साथियों की प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के पढ़ा जा सके वह गोस्वामी तुलसीदास जी का ही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला कथन साथियों की शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन है गणपत चंद्र गुप्त जी का। अगला कथन अष्टचाप के सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कविगढ़ या नंददास जड़िया। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है नंददास के संदर्भ में। अगला कथन यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न सूर का अवधि पर अधिकार था और न जैसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी कवि ने नहीं इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए हैं। ऐसा कथन है शुक्ल जी का सूरदास के संदर्भ में। अगला कथन की स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोट के रूप में सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। और यह कथन है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। और यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन साथियों कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। यह घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक को टक्कर लेते हैं। बेनी प्रवीण के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन साथियों की कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती। साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। वहीं दूसरी परंपरा की खोज पृष्ठ संख्या 17 से अवतरित यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला कथन कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं। उन्हें यानी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन साथियों की भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसमें मुक्तक काव्य में भी हुआ है। यह बिहारी के संदर्भ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
महोदय का कथन है। अगला कथन है कि तुलसी गंग दो उभय शुकविन के सरदार, यह भिखारी दास का कथन है। अगला कथन साथियों की भ्रमर गीत सूर साहित्य की मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूरदास का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि कोई कवि विचार या भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यह सुदामा पांडे धूमिल का कथन है। अगला कथन है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्तित्व के मौत को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह नामवर सिंह का कथन है। अगला कथन साथियों की कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन, प्रणयानुभूत की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। और यह आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला कथन साथियों की भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। और यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन साथियों कि यह नंगा फासिज्म है, लेखक लोग घेरें शारीरिक क्षत की धमकी दें, लेखक को लोग घेरें शारीरिक क्षत की धमकी दें, इधर सरकार सुनने को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की हत्या की जा रही है। तो यह कथन है मुक्तिबोध का। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, यह मुक्तिबोध का कथन है। अगला कथन है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का कुछ योग है। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है साथियों की फैंटेसी में मन की निगुण वृत्तियों का अद्भुत जीवन, समस्याओं का इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। और यह कथन है मुक्ति बोध का। अगला कथन है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। देव के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो साथियों आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।